हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ जो घटना चक्र की बुक से हमारी सीरीज चल रही थी वर्ल्ड ज्योग्राफी की। फ्रेंड्स, इसका पार्ट नंबर 5वां होगा। फ्रेंड्स, अगर इससे पहले किसी ने वो 4 पार्ट ना देखे हों तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट बना दी गई है ज्योग्राफी वाई घटना चक्र के नाम से। फ्रेंड्स, वहाँ जाके देख लेना, वहाँ पर बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी आपको A1 क्वालिटी का डाटा जिनमें लगा रखा है। फ्रेंड्स, तो इससे पहले 4 पार्टों में हमने देख लिया था। आज हम 5वें पार्ट में हम देखेंगे चक्रवात को। फ्रेंड्स, चक्रवात की जो मैं बोलता हूँ ना आपको, जो मेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उसमें मैंने जो ये चक्रवात वगैरह है ना, इसके ऊपर पूरे इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना रखी है। लगभग उसमें 50 क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, तो अगर यहाँ भी कुछ कम रह जाए ना तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के बाद चक्रवात फिर आपको कभी तंग नहीं करेगा। फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं, एक अच्छा सा कलर सेलेक्ट करते हैं पहले तो। फ्रेंड्स, चलिए, तो ये चक्रवात टोर्नेडो। फ्रेंड्स, टोर्नेडो क्या है, किससे मेल खाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स, टोर्नेडो एक चक्रवात है। फ्रेंड्स, इसको याद रखना। फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन, टोर्नेडो एक प्रकार का चक्रवात ही है। फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और कई बार क्वेश्चन ये बनता है कि ये टोर्नेडो वगैरह कहाँ आते हैं, तो ये आते हैं कैरेबियन सागर में। फ्रेंड्स, कैरेबियन सागर, ये वेस्ट इंडीज़ वगैरह, क्यूबा वगैरह का जो सागर है, यहाँ पर आते हैं। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो USA ज़रूर होगा ऑप्शन में। फ्रेंड्स, USA। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ये देखिए चक्रवात क्या है, तो ये हो जाएगा चक्रवात ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स, उत्तरी गोलार्ध में निम्न दाब तंत्र वाला एक दक्षिणावर्त पवन। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर आगे चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी है। फ्रेंड्स, और कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अभी बताता हूँ। फ्रेंड्स, ये हमारी पृथ्वी प्यारी सी, ऊपर का नॉर्थ गोलार्ध, फ्रेंड्स, नीचे का दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर का उत्तरी गोलार्ध। फ्रेंड्स, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये टोर्नेडो है, ये चक्रवातों की दिशा क्या होती है। फ्रेंड्स, तो उत्तरी गोलार्ध, ये ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध है, तो इसमें होगी क्लॉकवाइज। फ्रेंड्स, एंटी क्लॉकवाइज होगी इसमें, मतलब घड़ियों के विपरीत दिशा में। फ्रेंड्स, उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज। फ्रेंड्स, याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछा है। फ्रेंड्स, याद रखेंगे। फ्रेंड्स, उत्तरी गोलार्ध में होगी मतलब एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। फ्रेंड्स, और दक्षिणी गोलार्ध में इस तरह क्लॉकवाइज। फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। आगे देखिए, यहाँ देखिए। फ्रेंड्स, यहाँ यही बताया गया, इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में सुइयों, फ्रेंड्स, घड़ी की सुइयों के विपरीत यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में सुइयों के अनुरूप यानी कि वामावर्त क्लॉकवाइज। फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, UPPCL में कई बार पूछा है। टाइफून का याद रखना, ये चीन से संबंधित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये UPPCL में मिलान करने के लिए पूछे गए हैं। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, जो आप मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम से प्ले लिस्ट है, वहाँ मैंने सब कुछ ये डिटेल में कराया हुआ है। फ्रेंड्स, अगर बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया में आता है। फ्रेंड्स, टाइफून ये चीन में आता है। फ्रेंड्स, याद रखेंगे, ये UPPCL में कई बार मिलान करने के लिए पूछ लिए जाते हैं। फ्रेंड्स, याद रखेंगे। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंड्स, बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया। अगर ये टाइफून की बात करें, अगर ये चीन ऑप्शन में ना हो तो जापान होगा। फ्रेंड्स, चीन और जापान में आते हैं ये टाइफून नाम के चक्रवात। फ्रेंड्स, याद रखेंगे। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ देखिए टाइफून नाम का चक्रवात अपनी उग्रता और एक व्यापक विनाशक के रूप में जाने जाते हैं। फ्रेंड्स, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं चीन के उत्तरी तट पर, ताइवान। फ्रेंड्स, ये देखिए टाइफून कहाँ कहाँ आते हैं, ताइवान, चीन। फ्रेंड्स, पूर्वी चीन, ताइवान, जापान। फ्रेंड्स, इसके दक्षिणी भाग से प्रभावित होते हैं। इन चक्रवातों को उत्तर में अमेरिका, मैक्सिको, फ्लोरिडा हरिकेन कहते हैं। फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये हरिकेन कई बार पूछा, हरिकेन कहाँ आते हैं, तो उत्तर अमेरिका में। फ्रेंड्स, उत्तर अमेरिका ऑप्शन में ना हो तो मैक्सिको, ज़्यादातर अमेरिका का ही पूछा गया। फ्रेंड्स, और ये ऑस्ट्रेलिया का है बिलीबिली। फ्रेंड्स, ये सब मैंने आपको ट्रिक से याद करा रखे हैं। वहाँ पर सुनामी एक जापानी बर्ड है। फ्रेंड्स, तो सुनामी क्या है, तो ये भूकंपीय तरंग है। फ्रेंड्स, और ये एक जापानी बर्ड है। फ्रेंड्स, आगे देखिए, ये इतने से क्वेश्चन थे, बट यहाँ से इस बुक में इतने ही दिए हुए थे। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो ना, तो मैंने वहाँ डिटेल में करा रखा है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। विश्व की हवाएं, ये विश्व की हवाएं, विश्व के ज्वालामुखी, विश्व के पर्वत, विश्व की नदियाँ, विश्व की घाटियाँ, सब आपको मिल जाएगा वहाँ पे। फ्रेंड्स, डिटेल में। तो यहाँ देखिए ब्लिज़ार्ड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये अंटार्कटिका क्षेत्र की विशेषता है। फ्रेंड्स, ये ब्लिज़ार्ड एक बहुत ही ठंडी हवा है। फ्रेंड्स, यहाँ देखिए ब्लिज़ार्ड हिम झंझावात ध्रुवीय ठंडी हवाएं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये UPPCL में कई बार क्वेश्चन बना है कि ब्लिज़ार्ड कहाँ चलती है, तो ये अंटार्कटिका क्षेत्र में चलती है और ये ठंडी हवा है। फ्रेंड्स, आगे देखिए इनका प्रभाव ध्रुवीय क्षेत्र अंटार्कटिका, साइबेरिया, कनाडा, अमेरिका। फ्रेंड्स, अमेरिका में पाया जाता है। फ्रेंड्स,
ये एक ठंडी हवा है, तो ठंड जहाँ होगी साइबेरिया में ठंड है, अंटार्कटिका में ठंड है, कनाडा में बर्फ़ ही बर्फ़ है, अमेरिका ठीक है ना, अमेरिका का अलास्का वगैरह। गरजता चालीसा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ, गरजता चालीसा, गरजने वाला चालीसा, या फिर इसको कहते हैं गरजता चालीसा क्या है ठीक है। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूपीपीसीएस में कई बार बना है। आगे देखिए, तो ये है एक पछुआ पवने ठीक है, गरजता चालीसा ठीक है, पछुआ पवने हैं ठीक है, याद रखेंगे। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्रचंड चालीसा क्या है ठीक है, तो उनको हम आगे देखेंगे। ये देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच स्थल पवने होने के कारण पछुआ पवनों के प्रवाह मार्ग में कोई रुकावट पैदा नहीं होती ठीक है। हवा का प्रचंड वेग, इसी कारण से ये अक्षांशों के अनुसार गरजने वाली ठीक है, गरजने वाली या गरजता चालीसा ठीक है, या प्रचंड पचासा, चीखता साठा ठीक है, ये सारी एक पवने ही है ठीक है, तो याद रखेंगे, कई बार पूछ लेता है ठीक है। यहाँ देखिए पूछा है प्रचंड चालीसा ठीक है, प्रचंड चालीसा ठीक है, प्रचंड पचासा, चीखता साठा ठीक है, तो ये क्या है, ये सारी पवने ही हैं ठीक है, तो याद रखेंगे। आगे चलेंगे, भूमंडलीय हवाएं कौन सी हैं, तो ऑप्शन नंबर सी, जो कभी दिशा नहीं बदलती ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कभी दिशाएं नहीं बदलती उनको कहते हैं भूमंडलीय हवाएं ठीक है। आगे चलते हैं मानसून हवाएं ठीक है, मानसून हवाएं मौसमी पवनों में मानसून हवाएं हैं, तो मौसमी पवनें मानसून हवा हैं ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, मौसम परिवर्तन के साथ साथ दिशा के विपरीत बहती हुई हवा ठीक है, मौसम परिवर्तन के साथ मतलब दिशा भी बदलती है, दिशा के विपरीत बहती हुई हवा को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मानसूनी हवा ठीक है। आगे देखिए, मानसून का कारण है, तो ये हो जाएगा पृथ्वी का परिक्रमण ठीक है, ऑप्शन नंबर ठीक है, यहाँ ये दिया हुआ है क्या ठीक है, यहाँ देखिए मानसून का कारण है ठीक है, मानसून का कारण हवाओं का मौसमी उत्क्रमण है ठीक है, तो ये हो जाएगा ठीक है, ऑप्शन नंबर यही है। मैं सोच रहा था कि दिन रात का कारण ठीक है, दिन रात तो जब पृथ्वी घूमेगी तब दिन रात होंगे, बट यहाँ पूछा मानसून का कारण क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए, हवाओं का मौसमी उत्क्रमण ठीक है। तो ये देखिए, हवाओं का मौसमी उत्क्रमण के कारण मानसून की उत्पत्ति होती है ठीक है। आगे चलते हैं, भूमध्य ठीक है, भूमध्य रेखा के चतुर्दिक ठीक है, भूमध्य रेखा का चतुर्दिक असव अक्षांश में डोलड्रम में बहने वाली हवाएं कही जाती हैं ठीक है, डोलड्रम में बहने वाली हवाएं कही जाती हैं व्यापारिक पवनें ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कई बार यूपीपीसीएस में ये पूछा कि ये सिर्फ डोलड्रम क्या है, इसको बता दो, इसको डिफाइन कर दो, तो डोलड्रम एक निम्न दाब केंद्र होता है ठीक है। आगे चलेंगे ठीक है, ये देखिए आगे 8वां नंबर, प्रायःकाल ठीक है, प्रायःकाल यानी कि सुबह सुबह की बात हो रही है, प्रायःकाल काफ़ी मात्रा में ओस बनने का कारण क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी, साफ आसमान और शांत हवाएं ठीक है, इसकी वजह से ओस बनती है। आगे चलते हैं, फेरल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो ये पवनों की दिशा में था ठीक है, फेरल का जो लॉ वगैरह होगा ठीक है, फेरल का सिद्धांत, तो पवनों की दिशा में ठीक है, इससे संबंधित था। आगे चलते हैं, डोलड्रम किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा के निकट शांत और हल्की परिवर्तनशील पवन क्षेत्र ठीक है, हवाओं का क्षेत्र ठीक है, भूमध्य रेखा के निकट शांत और हल्की परिवर्तनशील हवाओं का क्षेत्र है ये डोलड्रम ठीक है। आगे देखिए ठीक है, आगे देखिए ठीक है, डोलड्रम है ठीक है, तो ये डोलड्रम क्या है, ये देखा आ ही गया ना ठीक है, जो मैंने अभी बताया भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब ठीक है, निम्न दाब क्षेत्र मैंने बताया था ना, ये यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है कि डोलड्रम क्या है, तो ये निम्न दाब क्षेत्र ठीक है, यहाँ देखिए अल्प दाब क्षेत्र, बहुत कम हवाएं ठीक है, तथा समुद्र, इसको डोलड्रम कहते हैं ठीक है, ये यूपीपीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे चलेंगे, दक्षिणी ठीक है, दक्षिण पश्चिम में मानसून का समय क्या है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य जून से सितंबर ठीक है। 13वां नंबर देखिए, निम्न में से कौन सी स्थायी पवनों का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यापारिक पवनों को स्थायी पवनें भी कहते हैं, अभी पढ़ा है। आगे देखिए, जायरे ठीक है, जायरे से नीदरलैंड जाते समय कौन कौन सी जलवायु पाएगी, इनको क्रम में अरेंज कर दीजिए ठीक है ना। ये जायरे से मतलब अफ्रीका से यूरोप जाने की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ठीक है। देख लेते हैं ठीक है, अगर मान लो आप जायरे से मतलब अफ्रीका से इधर नीदरलैंड की तरफ जाओगे ठीक है, ये जायरे है या जायरे होना चाहिए था, चलो जो भी है ठीक है।
तो देख लीजिए, पहले आएगी भूमध्य सागरीय जलवायु, ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि भूमध्य सागर वगैरह पड़ता है ना, ये अफ्रीका अफ्रीका और यूरोप को कौन सी संधि अलग करती है, तो ये मैंने आपको कराया है, जल संधि का नाम जिब्राल्टर, ठीक फ्रेंड्स। तो पहले भूमध्य सागर आएगा, उसके बाद उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, ठीक फ्रेंड्स, फिर दूसरा भूमध्य सागरीय जलवायु, और फिर लास्ट में आएगा पश्चिमी यूरोप जलवायु, ठीक फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। यहाँ देख लेते हैं, ठीक फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति भूमध्य रेखा से नीदरलैंड की ओर जाता है तो उसे निम्न क्रम वाली जलवायु दिशाओं का सामना करना पड़ेगा। पहले भूमध्य सागरीय जलवायु, फिर उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, फिर लास्ट में पश्चिमी यूरोप की जलवायु, ठीक फ्रेंड्स। अब घास के मैदान वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब कुछ आपको मिल जाएगा उसी प्ले लिस्ट में, ठीक फ्रेंड्स। यहाँ ज़्यादा क्वेश्चन इन्होंने डिफाइन नहीं किए हैं, ठीक फ्रेंड्स। तो देखिए, पंपास ये अर्जेंटीना का है, ठीक फ्रेंड्स। यहाँ पूछा है चयन करो, ठीक फ्रेंड्स। तो पहले का पहला, ठीक फ्रेंड्स, कंपास, ठीक फ्रेंड्स, पंपास अर्जेंटीना, ठीक फ्रेंड्स। और ये देखिए डाउन्स, ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से, बेल्ड, ठीक फ्रेंड्स, बेल्ड हो जाएगा अफ्रीका से, ठीक फ्रेंड्स। और प्रेरी हो जाएगा उत्तरी अमेरिका से, ये देखिए। और कंपास हो जाएगा ब्राज़ील से, ठीक फ्रेंड्स। तो पहले का पहला, ठीक फ्रेंड्स, पहले का पहला और दूसरे का पाँचवा, ठीक फ्रेंड्स। एक 5 प्रेरीज है, 1 5 4 बेल्ड है तीसरे पे, 5 3। और आगे देखिए, ऑप्शन ही देखते हैं डायरेक्ट, फ्रेंड्स। ये हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स, 1 5, ये देखिए 1 5 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स, बी। बाकी मैं आपको यहाँ भी दिखा देता हूँ, ठीक फ्रेंड्स। पंपास अर्जेंटीना को, ठीक फ्रेंड्स, कंपास ब्राज़ील से, प्रेरी उत्तरी अमेरिका से, बेल्ड अफ्रीका से, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, ठीक फ्रेंड्स। समझ गए होंगे। आगे देखिए, इन सबको मैंने आपको ट्रिक से याद कराया हुआ है, ठीक फ्रेंड्स। अगर कोई देखना चाहता है तो वहाँ जा सकता है, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, दक्षिण अमेरिका में वृक्ष रहित घास के मैदान को क्या कहते हैं। दक्षिण अमेरिका की बात हो रही तो ऑप्शन नंबर ए पंपास, ठीक फ्रेंड्स। दक्षिण अमेरिका में ये अर्जेंटीना पड़ता है, तो यहाँ पंपास का घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक फ्रेंड्स। कई बार पूछा है तो आप याद रखना। यहाँ देख लीजिए, ठीक फ्रेंड्स, क्या कहते हैं अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में वृक्ष रहित घास के मैदानों को पंपास, ठीक फ्रेंड, पंपास के नाम दिया जाता है। और ये शीतोष्ण कटिबंधीय है, ठीक फ्रेंड। ये घास का मैदान ठंडा है, ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। उत्तरी अमेरिका का, ठीक फ्रेंड्स, ये भी ठंडा है, ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया का जो डाउन्स है ये शीतोष्ण, ये भी ठंडा है, ठीक फ्रेंड्स। और ये अमेरिका में जो वेनेजुएला पड़ता है, वेनेजुएला में घास का मैदान को कहते हैं लानोज, ठीक फ्रेंड्स। और ये उष्ण कटिबंधीय है, ठीक फ्रेंड्स, लानोज गर्म घास का मैदान है, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, कोलोलिजियम, ठीक फ्रेंड, कोलोलिजियम एक प्रसिद्ध दार्शनिक स्थल है, कहाँ पर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पेरिस में, ठीक फ्रेंड्स। क्या बोल रहा हूँ मैं, रोम में है, ठीक फ्रेंड्स। और रोम इटली की राजधानी है। ये सब कल की वीडियो में कराया था। एशिया और यूरोप में घास स्थल को कहते हैं स्टेपीज, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, ठीक फ्रेंड्स, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहते हैं, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको कहते हैं लीनिया, ठीक फ्रेंड्स। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है फैक्ट के रूप में। शीतोष्ण घास के मैदान का प्रमुख स्थल और प्रमुख फसल कौन सी है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक फ्रेंड्स। जो शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं तो ये अनाज की फसलों के लिए, जैसे कि गेहूँ वगैरह, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये पूछा जाता है, ठीक फ्रेंड्स, जो अमेरिका का जो प्रेरित घास का मैदान है, ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ पर A1 क्वालिटी का गेहूँ होता है। और इसको उत्तरी अमेरिका के रोटी का टोकरी कहते हैं, किसको, प्रेरित घास के मैदान को। यहाँ देखिए, ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ ग्रीष्मकाल में छोटा और शीतकाल लंबा होता है, ठीक फ्रेंड्स। मतलब सर यहाँ पर गर्मियाँ छोटी होती हैं, मतलब गर्मियों में दिन छोटा होता है, शीतकाल में यानी कि सर्दियों में दिन बड़ा होता है। यहाँ से देखिए, इन घास के मैदानों में गेहूँ, मक्का, सोयाबीन, ठीक फ्रेंड्स, प्रमुख फसलों का उत्पादन किया जाता है, ठीक फ्रेंड्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि उत्तरी अमेरिका का प्रेरित घास का मैदान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो अनाज के लिए प्रसिद्ध है और रोटी की टोकरी कहा जाता है, ठीक फ्रेंड्स, याद रखना। अब प्रमुख उद्योग वगैरह इन सब की वीडियो वहाँ लगी हुई है, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, प्रमुख उद्योग देखते हैं, ठीक फ्रेंड्स। जो रूर बेसिन क्षेत्र है ये जर्मनी का है, ठीक फ्रेंड्स, जर्मनी ऑप्शन में है, ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक फ्रेंड्स। ये बस ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि जो रूर बेसिन क्षेत्र है ये कहाँ पड़ता है, तो ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है और ये जर्मनी में स्थित है, ठीक फ्रेंड्स। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना, जर्मनी में प्रसिद्ध है और कोयले के लिए, ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि
ब्लैक फॉरेस्ट फ्रेंड, काले जंगल कहाँ पर है, तो वो भी जर्मनी में ही है फ्रेंड। ये दूसरा क्वेश्चन है, इस पर 1000 बार इंपॉर्टेंट लिख लो। डेट्रॉयड फ्रेंड, डेट्रॉयड ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है और विश्व में जितनी भी A1 क्वालिटी की मोटरसाइकिलें वगैरह बनती हैं तो वो यहाँ बनती हैं। डेट्रॉयड अमेरिका में पड़ता है ये फ्रेंड, टेक्सास के अंतर्गत आता है ये। A1 क्वालिटी के यहाँ पर ऑटोमोबाइल का काम होता है फ्रेंड। ये देखिए डेट्रॉयड होती है अमेरिका के महत्वपूर्ण शहर है। यह शहर ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये UPPC में हज़ारों बार मिलान करने के लिए पूछा है फ्रेंड, याद रखेंगे। मोटर वाहन फ्रेंड, तो डेट्रॉयड का नाम आएगा हमेशा, याद रखना फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक औद्योगिकरण वाला देश है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर फ्रेंड्स। म्यांमार को किस रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए, सुदूर पूर्व का धान का कटोरा कहा जाता है म्यांमार को फ्रेंड्स, इतना याद रखना। गहन आजीविका बसें विशिष्ट क्षेत्रों में अपनाई जाती है फ्रेंड। ये पूछा जा रहा है गहन आजीविका मतलब धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए जो विशिष्ट क्षेत्र में हैं तो उनमें अपनाई जाती है क्या, तो ऑप्शन नंबर डी, उच्च जनसंख्या घनत्व और निम्न तकनीकी फ्रेंड्स। उच्च जनसंख्या घनत्व और निम्न तकनीकी अपनाई जाती है कहाँ पर, विशिष्ट क्षेत्र गहन आजीविका के लिए फ्रेंड्स, याद रखेंगे। ये देख लीजिए, उच्च जनसंख्या घनत्व और निम्न तकनीकी गहन आजीविका बसें विशिष्ट क्षेत्रों में अपनाई जाती है। आगे चलते हैं, विश्व में शक्कर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ इसे, ब्राज़ील फ्रेंड, ये मैंने कई बार बताया आपको। ब्राज़ील में कॉफ़ी फ्रेंड, कॉफ़ी A1 क्वालिटी की होती है, पूरे विश्व में नंबर 1 है। और गन्ने में फ्रेंड, गन्ने में भी ब्राज़ील नंबर 1 है, दूसरे पर इंडिया के स्थान आता है फ्रेंड्स, कई बार बता चुका हूँ मैं। तो ये देखिए, सर्वाधिक चीनी ब्राज़ील देश में, और चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ ये बात हुई है, मैंने गन्ने का बताया, विश्व में गन्ने पे ब्राज़ील पहले नंबर पे है, दूसरे में है अपना इंडिया। बट यहाँ बात हो रही है चीनी उत्पादकता में चाइना नंबर 1 है फ्रेंड्स, डिफरेंस याद रखना। चीनी का कटोरा फ्रेंड्स, तो ये क्यूबा को कहा जाता है फ्रेंड्स। आगे देखेंगे, कौन सा देश यूरेनियम में प्रथम अग्रणी है, तो ये कनाडा फ्रेंड्स, कनाडा याद रखेंगे। यहाँ देखिए, प्रश्न काल के समय फ्रेंड्स यूरेनियम अग्रणी उत्पादक कनाडा फ्रेंड, वर्तमान में यह संदर्भ कजाकिस्तान में अग्रणी है फ्रेंड। पहले जब ये बुक वगैरह छपी थी फ्रेंड्स उस टाइम कनाडा आगे था, बट आज के टाइम बात करें तो कजाकिस्तान नंबर 1 पे आ गया फ्रेंड। और सबसे ज़्यादा यूरेनियम का भंडारण ऑस्ट्रेलिया में, ये कई बार पूछ लेता है फ्रेंड्स, याद रखना। अग्रणी फ्रेंड्स, अग्रणी राज्य यहाँ कजाकिस्तान आ गया अब पहले नंबर पर फ्रेंड्स। और सबसे ज़्यादा यूरेनियम का भंडार है फ्रेंड, तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आगे चलते हैं, किस देश में जस्ता A नंबर क्वालिटी का मिलता है फ्रेंड, तो ये हो जाएगा थाईलैंड में जस्ता A1 क्वालिटी का मिलता है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, विश्व में सबसे अधिक गंधक का उत्पादन कहाँ होता है, तो ऑप्शन नंबर है USA में फ्रेंड्स। ये देख लीजिए, पहले पे USA, फिर चीन है, फिर कनाडा है, फिर ऑप्शन नंबर से ए सही है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, चांदी के लिए मैक्सिको जाना पड़ेगा आपको, ऑप्शन नंबर बी, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा चांदी होती है मैक्सिको में फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, ये देख लीजिए, रेलवे ग्रुप डी वगैरह में है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। और ये ग्रुप डी क्या है, हर एग्जाम में पूछे हुए हैं फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, विश्व में वह कौन सा स्थान ऊन फ्रेंड्स, ऊन के लिए मैंने कल परसों ही बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में इतनी सारी भेड़ें हैं, इतनी ऊन पैदा होता है वहाँ पर कि पूरी पृथ्वी को उसमें लपेटा जा सकता है फ्रेंड्स, इतनी ऊन होती है। आगे देखिए फ्रेंड्स, इस काल के समय फ्रेंड्स, प्रश्न काल के समय ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादित है फ्रेंड, वर्तमान में इस संदर्भ में चीन अग्रणी है फ्रेंड्स। अब ऑस्ट्रेलिया ही पहले नंबर पर है फ्रेंड्स, चीन चांद दोबारा पहले नंबर पर हो गया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अब नंबर 1 पे आ गया दोबारा फ्रेंड्स, याद रखेंगे। बहुत सारी ऊन है फ्रेंड्स, गूगल करके देखना आपको, वहाँ की भेड़ें A1 क्वालिटी की होती हैं। और मैंने ये थोड़ा डीप में भी आपको बताया था कि जो वहाँ भेड़ वगैरह पालते हैं उनको क्या कहते हैं फ्रेंड्स। अगर किसी ने मेरी वीडियो देखी हो तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा फ्रेंड। मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था ना, कल शायद पढ़ाया था, कल की वीडियो में ऑस्ट्रेलिया को फ्रेंड्स। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो भेड़ें पालते हैं ना ऑस्ट्रेलिया में, तो उनको क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था फ्रेंड्स। तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर किसी को बताना हो तो फ्रेंड्स। विश्व में सबसे कॉफ़ी फ्रेंड्स, अभी कॉफ़ी बताया ना, तो कॉफ़ी के लिए आप ब्राज़ील जाएंगे फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी, विश्व में कहवा यानी कि कॉफ़ी ब्राज़ील प्रथम स्थान पर है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। और दूसरे स्थान पर वियतनाम को याद रख लेना फ्रेंड्स। और ये कॉफ़ी का जन्म यानी कि इथोपिया में हुआ था फ्रेंड्स, इतना याद रखना, 3 बातें।
कॉफ़ी में पहले नंबर पर ब्राज़ील है और दूसरे पे वियतनाम है। और कॉफ़ी का जन्म यानी कॉफ़ी सबसे पहले कहाँ उत्पादन हुआ था, तो ये हुआ था इथोपिया में, ठीक फ्रेंड्स। और इथोपिया कहाँ पड़ता है, और ये पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक फ्रेंड्स। अगर ये पूछ ले क्वेश्चन कि भारत का इथोपिया किसे कहा जाता है, ठीक फ्रेंड्स, तो वो कहा जाता है मध्य प्रदेश को, ठीक फ्रेंड्स। इतनी बात याद रखना। और लेकिन यहाँ से थोड़ा और डीप में बता दूँ कि कॉफ़ी जो ब्राज़ील में कॉफ़ी है, ठीक फ्रेंड, कॉफ़ी के बगानों को यानी कॉफ़ी के बागों को कहा जाता है फेजेंडा, ठीक फ्रेंड्स। ठीक फ्रेंड, फेजेंडा ये कई बार बता चुका हूँ, यूपीपीएससी में पूछा जाता है, ठीक फ्रेंड। और कॉफ़ी का जो यहाँ बंदरगाह है, ठीक फ्रेंड्स, तो वो सेंटोस बंदरगाह है, याद रखना, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। किस कारण विश्व में रेशम उत्पादन में कमी आई है, तो ऑप्शन नंबर डी, मानव निर्मित फाइबर, ठीक फ्रेंड, फाइबर की प्रतिस्पर्धा, ठीक फ्रेंड। जो आजकल सब फाइबर टेक्निक हो गई है, तो इसकी वजह से रेशम उत्पादन में कमी आई है। आगे चलते हैं। रास नतूरा, ठीक फ्रेंड, रास तनूरा, ठीक फ्रेंड, रास तनूरा, तो ये सऊदी अरब में रिफाइनरी का नाम है, ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। कच्चे तेल में सबसे अधिक बड़ी भंडार, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब, ठीक फ्रेंड्स। ये देख लीजिए। प्रशन काल, ठीक फ्रेंड, प्रशन काल के समय कच्चे तेल में, ठीक फ्रेंड, जब ये प्रशन वगैरह पूछा गया होगा उस टाइम, तो उस टाइम सऊदी नंबर 1 पे था। बट आप आज की बात याद रखना, सबसे ज़्यादा वेनेजुएला, फिर दूसरे पे सऊदी अरब, तीसरे पे ईरान, फिर इराक, ठीक फ्रेंड्स। ये शायद मैंने कल ही परसों आपको क्वेश्चन कराया था, जब एंजल जलप्रपात वाला आया था ना, तब मैंने बताया था यहाँ पर A1 क्वालिटी का विश्व में सबसे ज़्यादा तेल उत्पादन होता है। आगे चलते हैं। कौन सा प्रदेश सीट्रस यानी कि खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, भूमध्य सागरीय जलवायु, ठीक फ्रेंड्स। ये खट्टे फलों के लिए उपयोगी मानी जाती है, कई बार पूछी है, ठीक फ्रेंड्स। 18 से जाएंगे 19 की तरफ, ठीक फ्रेंड्स। यहाँ देखिए 19 नंबर दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे बड़ा स्वर्ण उत्पादक है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपको बताया था ना, जोहान्सबर्ग अफ्रीका का, ठीक फ्रेंड्स। अगर ये पूछ ले कि ऑस्ट्रेलिया की 2 प्रसिद्ध खाने कौन सी हैं, तो कार्ल गुल्ली और कुलगाड़ी, ठीक फ्रेंड्स, कुलगाड़ी और कार्ल गुल्ली ऑस्ट्रेलिया के, ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे देखिए। एशिया का सबसे बड़ा लौह उत्पादक, तो ये ऑप्शन नंबर सी, चाइना है, ठीक फ्रेंड्स। किस देश में सबसे अधिक पारा उत्पादित होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पेन, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए। दक्षिण अमेरिका की किम्बरले से मिलेगा हीरा, ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी, ठीक फ्रेंड्स। ये ऐसे क्वेश्चन है आपको टिप ऑफ द टंग होने चाहिए, जैसे मुझे रटे हुए हैं ना, तो एकदम कोई पूछे तड़ाक से एकदम मुंह पे बता दो, टिप ऑफ द टंग होने चाहिए, ठीक फ्रेंड। डोगर बैंक प्रतिष्ठित करते हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, इंग्लैंड एवं डेनमार्क के मध्य जो मत्स्य क्षेत्र है, इसको कहते हैं डोंगर बैंक, ठीक फ्रेंड्स। तो देख लीजिए। डोंगर बैंक एक मत्स्य उत्पादन क्षेत्र है। ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड, हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस आदि देशों में मछुआरे मछली पकड़ते हैं, ठीक फ्रेंड्स। ये डोगर बैंक एक मछली पकड़ने वाला केंद्र है, ठीक फ्रेंड्स। कहाँ आ गए, उधर जाना है, ठीक फ्रेंड्स, अब आ गए इधर। तो देख लीजिए। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक फ्रेंड्स, तो ये भारत हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। यहाँ देखिए। अद्यतन आंकड़ों के आधार पर चीनी के उत्पादन में ब्राज़ील प्रथम स्थान पर, दूसरे पे भारत, ठीक फ्रेंड, तीसरे पे चाइना है, ठीक फ्रेंड। उपयुक्त विकल्प में ब्राज़ील नहीं है, ठीक फ्रेंड्स। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ विश्व में सबसे बड़ा चीनी का उत्पादक है, ठीक फ्रेंड्स, तो ये भारत है, ठीक फ्रेंड्स। यहाँ ब्राज़ील में संबंधित नहीं है, ठीक फ्रेंड्स। दूसरे स्थान पर चाइना आता है, ठीक फ्रेंड्स। बट इस क्वेश्चन को आप थोड़ा संशय बनाए रखिए, ठीक फ्रेंड्स, इसको मैं अपडेट करके बताऊँगा आपको, ठीक फ्रेंड्स। बट क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है, ठीक फ्रेंड्स। बट इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, ठीक फ्रेंड्स, मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ये मैं शायद अगली वीडियो में आपको क्लियर कराऊँ, ठीक फ्रेंड्स। विश्व में सबसे बड़ा चीनी का उत्पादक कौन है, ठीक फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन में अगर किसी को पता तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक फ्रेंड्स, बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, वरना तो चलिए फ्रेंड्स, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, ठीक फ्रेंड्स। इनको ऑप्शनों को हटा दीजिए यहाँ से, ठीक फ्रेंड्स। ये उस टाइम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक फ्रेंड्स। इसका आंसर हटा दीजिए, मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या है, ठीक फ्रेंड्स। इसका आंसर है इसमें, अब करंट की बात करूँ ना 2021-22 की, ठीक फ्रेंड्स, जो न्यूनतम आंकड़े आए थे, तो उसके हिसाब से ब्राज़ील, ठीक फ्रेंड्स, ब्राज़ील ऑप्शन में है यहाँ पर, ठीक फ्रेंड्स। ब्राज़ील नंबर 1 पे है, ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। चीनी के उत्पादन में ब्राज़ील नंबर 1 है, ठीक फ्रेंड्स। और गन्ना के उत्पादन में भी ब्राज़ील नंबर 1 है, ठीक फ्रेंड्स। दूसरे पर अपना इंडिया है, ठीक फ्रेंड्स। ये उस टाइम जब ये क्वेश्चन पूछा गया होगा उस टाइम का आंकड़ा है ये, ठीक फ्रेंड्स।
तो अब प्रथम स्थान पर 2020-21 की जो रिपोर्ट आई थी तो उसमें ब्राज़ील नंबर 1 पे। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे ब्राज़ील। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक तो ये भारत है। ठीक फ्रेंड्स, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, उसका आंसर था ब्राज़ील। जो आज की करंट अफेयर की जो करंट डाटा बताया मैंने अपडेट करके। ठीक फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में दुग्ध उत्पादन, तो भारत। दूध उत्पादन में A1 क्वालिटी का दूध होता है यहाँ पर, आधा पानी और आधा दूध। आगे चलते हैं, किस देश में सबसे अधिक पशुओं की आबादी है, तो ये भारत ऑप्शन में है और ए नंबर का। फ्रेंड्स, और भारत में भी ये पूछ ले सबसे ज़्यादा पशु कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश याद रखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 28वां नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के झींगी, ठीक फ्रेंड्स, झींगी आयात के लिए सबसे अधिक किया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस देश द्वारा भारत में झींगी का आयात सबसे अधिक किया जाता है, तो जापान। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए। ठीक फ्रेंड्स, तो ये मैंने कल परसों ही क्वेश्चन बताया, कंगारू की भूमि ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, एक सेकेंड। अब देखिए, कंगारू की भूमि ऑस्ट्रेलिया को, सफ़ेद हाथियों की भूमि थाईलैंड को। ठीक फ्रेंड्स, विश्व में चीनी का कटोरा क्यूबा को, और गगनचुंबी जो इमारतें वगैरह हैं वो लॉस एंजलिस में। ठीक फ्रेंड्स, बाकी आप मिलान कर लेना। ठीक फ्रेंड्स, मैंने बता दिया। ये सब मैंने जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ ना बोल के, तो वहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इनको भी याद रखना। विश्व में चीनी का कटोरा क्यूबा है। ठीक फ्रेंड्स, सफ़ेद हाथियों को थाईलैंड, कंगारू की भूमि या फिर प्यासी भूमि ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, गगनचुंबी इमारतें। ठीक फ्रेंड्स, तो ये हैं लॉस एंजलिस में। ठीक फ्रेंड्स, तो आगे चलिए। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ देख लीजिए। फ्रेंड्स, ये लॉस एंजलिस क्या कहते हैं, गगनचुंबी इमारतें न्यूयॉर्क में पड़ता है। ठीक फ्रेंड्स, लॉस एंजलिस न्यूयॉर्क में पड़ता है ना। आगे चलते हैं, थाईलैंड में सफ़ेद भूमि और ऑस्ट्रेलिया को कंगारू भूमि। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्रमुख चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय जलवायु। 31वां नंबर देखिए। ठीक फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में सबसे बड़ा पोल्ट्री यानी कि मुर्गी फार्म की बात हो रही है, तो चाइना। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, सबसे बड़ा एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा एस्बेस्टस पाया जाता है रूस में। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। तभी मैं कह रहा हूँ आप मेरी ये वो वाली वीडियो जाके तो देखिए एक बार। ठीक फ्रेंड्स, वहाँ 50 क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट फैक्ट के रूप में करा रखे हैं। ठीक फ्रेंड्स, अगर मैं ये पूछ लूँ कंसास, ठीक फ्रेंड्स, ये कंसास क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक फ्रेंड्स, तो कोई बता सकता है कंसास किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। विश्व में 2/3 से अधिक टीन का उत्पादन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर चाइना वाले करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये आगे देखिए। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया दिए गए विकल्पों में से जो अन्य से मेल नहीं खाता। ठीक फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी मोती। ठीक फ्रेंड्स, ये ग्रेफाइट कोयला और ये क्या कहते हैं हीरा कोयला ग्रेफाइट, ये कार्बन के अप्रूव हैं। ठीक फ्रेंड्स, बाकी ये मोती इन तीनों से अलग है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब विश्व की कृषि देखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए देखिए विश्व की कृषि। ठीक फ्रेंड्स, सरसों की मिश्रित खेती किसके साथ की जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी गेहूँ। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक क्षेत्र विश्व में ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टेपेज, जो घास के मैदान है। ठीक फ्रेंड्स, इनमें इसको जाना जाता है ब्रेड बास्केट के नाम से। ठीक फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, ब्रेड बास्केट का जो क्षेत्र है तो इसको स्टेपेज का जो घास का मैदान है उसको कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अगर ये पूछ ले कि उत्तरी अमेरिका की रोटी की डलिया किसे कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा प्रेरित को। ठीक फ्रेंड्स, अगर ये पूछ ले कि विश्व में रोटी की डलिया किसे कहते हैं, तो वो क्या कहते हैं, यूक्रेन को। ठीक फ्रेंड्स, यूक्रेन को कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन बना कि विश्व में रोटी की डलिया किसे कहते हैं, तो यूक्रेन। और कई बार क्वेश्चन ये भी बना है। ठीक फ्रेंड्स, कि ऐसा कौन सा देश है जो चुकंदर होती है ना, चुकंदर से चीनी बनाता है, तो उसका आंसर भी यूक्रेन हो जाएगा। ये UPPCS का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। विश्व में हरित क्रांति, तो विश्व की बात हो रही है तो नॉर्मन बोरलॉग। ठीक फ्रेंड्स, अगर भारत की बात हो तो हम जाएंगे स्वामीनाथन की तरफ। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। उत्तर पूर्व भारत में झूमिंग। ठीक फ्रेंड्स, झूमिंग उत्तर पूर्व भारत में झूमिंग। ठीक फ्रेंड्स, मलेशिया में लदांग। ठीक फ्रेंड्स, और जायरे की तराई में मोसलो। ठीक फ्रेंड्स, ये शब्द किसको इंगित करते हैं, तो ये करते हैं ऑप्शन नंबर बी
स्थानांतरित कृषि को, ठीक है। स्थानांतरित कृषि को ये शब्द इंगित करते हैं। हज़ारों बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उत्तर भारत में कौन सी कृषि होती है, तो झूम की कृषि, ठीक है। उत्तर भारत के लोग मतलब जो भी ये जंगल, मान लो इतने में एरिया पे जंगल है, ठीक है, ये जंगल के सारे पेड़ों को काट के इस भूमि पर खेती करेंगे, और जब यहाँ की इस भूमि की उर्वरकता खत्म हो जाएगी तो इस एरिया को छोड़कर चले जाएंगे, ठीक है। इसको कहते हैं झूमिंग कृषि, ठीक है, घूम घूम के खेती करना। और इसी झूमिंग कृषि को भारत में कहते हैं, ठीक है, पूर्वी भारत में झूम कृषि कहते हैं, मलेशिया में इसको कहते हैं लदांग, और जायरे के क्षेत्र में कहते हैं मोसलो, ठीक है। इन तीनों से क्वेश्चन बना तो तीनों याद रखना। यह एक स्थानांतरित कृषि, ठीक है, स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे चलते हैं। दियारा भूमि से क्या तात्पर्य है, तो ये जलोढ़ मैदान है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। इधर देखिए यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, ठीक है। अब मरुस्थल पे आ गए हैं क्या, ठीक है। तो देख लीजिए दियारा, हम मरुस्थल पे आ गए, ठीक है। यहाँ देखिए ये सब आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। कालाहारी मरुस्थल, तो ये दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी अफ्रीका में, ठीक है। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो बोट्सवाना, ठीक है, बोट्सवाना को याद रखेंगे, ठीक है। ये देखिए अटाकामा, ये विश्व का सबसे ज़्यादा शुष्कतम मरुस्थल है अटाकामा, ये पेड़ पड़ता है चिली में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, चिली में, उत्तरी चिली में, ठीक है। ये विश्व का सबसे शुष्कतम यानी कि सबसे सूखा प्रदेश है, ठीक है। सारा मरुस्थल तो ये अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका में, नो डाउट अबाउट दैट। इसका वर्ग किलोमीटर है 84 लाख, ठीक है। बट ये कई पुस्तकों में 90 लाख भी लिखा मिलता है, ठीक है। तो आप 84 लाख 90 लाख दोनों याद रखना, ऑप्शन में जौन सा हो उसी को टिक करना, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है ये। और देख लीजिए ये कहाँ कहाँ है, तो ये है अधिकांश अल्जीरिया, चाड, लीबिया, नाइजर, सूडान, मिस्र, मोरक्को, माली, ठीक है। इन क्षेत्रों में है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो ये भी बता दिया, सहारा है, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम मरुस्थल है, तो ये अभी बताया ना, सहारा मरुस्थल, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, ये सहारा मरुस्थल है। मिट्टी के खारापन एवं क्षारीयता की समस्या किसके कारण उत्पन्न होती है, ठीक है, तो ये बताइए, ठीक है। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में बता रखा है कि जब मिट्टी में मतलब खारापन या अम्लता बढ़ जाए, ठीक है, तो उसमें जिप्सम मिला के उसको ठीक किया जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने कल परसों ही आपको बोल के बताया था, मतलब, ठीक है। ये शायद मैंने जो बायोलॉजी के 1100 क्वेश्चन कराए हैं ना, वहाँ बताया था आपको, ठीक है, कि मिट्टी में अगर अम्लता और क्षारीय बढ़ जाए तो उसमें जिप्सम को मिलाकर, ठीक है, जिप्सम को मिलाएंगे, ठीक है, तो मिट्टी की क्षारीयता अम्लता घटाएगा वो, ठीक है, मिट्टी को शुद्ध करने के लिए। ये देखिए क्षारता को दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ये कई बार एक्स्ट्रा फैक्ट में जो बताता हूँ ना, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे चलिए। मरुभूमि, ठीक है, मरुद्वीप किससे संबंधित है, तो बता दीजिए। मरुभूमि यानी कि जहाँ पर कुछ नहीं होता, भूमि मरी पड़ी हुई है, तो ऐसा है रेगिस्तान में, ठीक है। आगे चलते हैं। और यहाँ रेगिस्तान में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या पाए जाते हैं, तो कैक्टस, ठीक है। कैक्टस देखा होगा आपने, वो कांटेदार पौधा। आगे चलते हैं। एशिया की बंजर भूमि कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर ए, थार मरुस्थल, ठीक है, जो राजस्थान वगैरह में है। ऐसा माना जाता है कि थार मरुस्थल फैल रहा है, इसे रोकने का सर्वोत्तम उपाय क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए, वनीकरण, ठीक है ना। यहाँ पर पेड़ पौधे लगा दीजिए। आगे चलते हैं। विश्व की जनजातियाँ, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पिग्मी, ठीक है, ये पिग्मी मैंने बताया था, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये अफ्रीका में, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ठीक है। अगर ये पूछ ले कि पिग्मी जनजाति कहाँ रहती है, तो अफ्रीका में, ठीक है। अफ्रीका में भी कहाँ रहती है, तो ये पेड़ों के ऊपर, ठीक है, पेड़ों के ऊपर रहती है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। जनजाति का निवास स्थान कांगो बेसिन घने जंगल है, ठीक है। ये जंगल में पेड़ों के ऊपर रहते हैं, जो मध्य अफ्रीका में फैले हुए हैं। इनका भोजन और अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियाँ जंगल पर ही आश्रित हैं, ठीक है। और इन झोपड़ियों, ठीक है, इन झोपड़ियों में पिग्मी रहते हैं, ठीक है। झोपड़ियों में रहते हैं ये पिग्मी, ठीक है, जिन्हें मोलुंगस कहते हैं, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पेड़ों के ऊपर झोपड़ियाँ बनाकर रहते हैं, जिनको मोलुंगस कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बस इसे याद रखना। और इनका भोजन मैंने कल परसों आपको बताया था ना, ये बहुत ही खूंखार जनजाति है। जैसे इनका भोजन, जैसे अपने भारत में चावल खाए जाते हैं ना, तो ये जंगल में जो दीमक वगैरह लगी होती है लकड़ियों में, ये दीमक को खाते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जनजाति है, सबसे खूंखार जनजाति है। अगर इनको भोजन ना मिले, दीमक ना मिले खाने को, तो ये आदमी को मार के खा सकते हैं। और ये अफ्रीका में रहते हैं, अफ्रीका में भी पेड़ों पर रहते हैं, और पेड़ों पर झोपड़ियाँ बना के रहते हैं, और उन झोपड़ियों को कहते हैं मोलुंगस, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा मैं डीप में नहीं जा सकता।
ठीक फ्रेंड्स। इन सारी जनजाति बेस में जितनी जनजातियाँ हैं इन सब की वीडियो आपको मिल जाएगी वहाँ पे। ठीक फ्रेंड्स। एनु ये पड़ती है जापान में। ठीक फ्रेंड्स। माओरी जाएगी न्यूजीलैंड की तरफ। ठीक फ्रेंड्स। न्यूजीलैंड आ गया ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3। ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। माओरी ये अगेन न्यूजीलैंड। क्वेश्चन रिपीट हो गया, रिपीट इसलिए हुआ है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक फ्रेंड्स। इसलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो एस्किमो अलास्का सही है, अफरीदी ये गलत है। ठीक फ्रेंड्स। अफरीदी पाकिस्तान का क्रिकेटर था। ठीक फ्रेंड्स। जिसको क्रिकेट का आतंक कहा जाता था, तो ये अफरीदी पाकिस्तान से संबंधित हो जाएगा। और ये पिग्मी कांगो ये बेसिन में अभी बताया। ठीक फ्रेंड्स। और ये बेडोनियस ये अरब प्रायद्वीप में पाई जाती है। ठीक फ्रेंड्स। ठीक फ्रेंड्स। देखिए अफरीदी पाकिस्तान से संबंध है, ऐसे याद रख लेना कि अफरीदी पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेटर था ना एक, तो उसका नाम याद रखना। ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। उत्तर पूर्वी भारत में झूमी कृषि, मलेशिया में लदांग और जायरे में तरोई मौसले कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स। ये सब इंगित करते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट ऊपर वाले पोर्शन पर आ गए हैं क्या? नहीं फ्रेंड्स, सही चल रहे हैं। ठीक फ्रेंड्स। तो ये अभी मैंने बताया ना, ये करते हैं शिफ्टिंग कृषि। ठीक फ्रेंड्स। ये मतलब स्थानांतरित कृषि करते हैं, एक जगह छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं जब उसकी मतलब भूमि की उर्वरकता खत्म हो जाती है। ऑप्शन नंबर चलते हैं आगे। बेडोइश क्या है? ठीक है। बेडोइश क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर से अरब सागर की एक यायाबार जनजाति है। ठीक है। बेडोइश। ठीक है। और ये देख लीजिए अरब सागर की एक यायाबार जनजाति और ये लड़ाकू जनजाति है। ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन ये बन सकता है इनमें से लड़ाकू जनजाति कौन सी है? तो यायाबार। ठीक है। याद रखेंगे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से सही सम्मिलित बताना। तो थारू ये गलत है। ठीक है। सही बताना। थारू पड़ती है उत्तर प्रदेश में। ठीक है। सेमांग। ठीक है। सेमांग ये पड़ती है मलेशिया वगैरह में। और ये मसाई ये सही है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। तो चलते हैं आगे। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। ये देख लीजिए मसाई जनजाति उत्तरी पूर्वी अफ्रीका में। ठीक है। आगे चलते हैं। ठीक है। अगर उत्तरी पूर्वी अफ्रीका ना हो तो कीनिया याद होगा। ठीक है। कीनिया से ये क्वेश्चन कीनिया से ही पूछा जाता है कि मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो कीनिया। ठीक है। कीनिया की राजधानी नैरोबी है। ठीक है। आगे चलते हैं। खिरगिज। ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खिरगिज जनजाति के घर को कहते हैं युर्त। ठीक है। खिरगिज जनजाति को घर को कहते हैं युर्त। और ये खिरगिज जनजाति पाई जाती है मध्य एशिया में, कई बार पूछी हुई है। ठीक है। इनके घर का नाम याद रखना। ठीक है। तो ये हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी यहाँ पर ख़त्म होगी। ठीक है। अगर इससे भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम से है। ठीक है। हर एक टॉपिक पे। ठीक है। मान लो ये विश्व की जनजाति है ना, तो पूरा टॉपिक एक वीडियो इसी पे बना रखी है। ठीक है। तो आप जाके वहाँ देखना। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ठीक है। आज हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी ख़त्म कर दी है। तो आज क्या है, मंगलवार है ना, तो लगभग वीरवार से हमारी जो स्टार्ट होगी क्या, भारतीय ज्योग्राफी यानी कि इंडियन ज्योग्राफी, वीरवार से वीडियो आनी स्टार्ट हो जाएंगी। आज हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी ख़त्म कर दी है और कल का दिन है, कल है बुधवार। ठीक है ना। कल बुधवार को मैं एक हरियाणा जीके की वीडियो अपलोड करूँगा आई थिंक। ठीक है। अब थोड़ा हरियाणा जीके को भी बढ़ा दूँ क्योंकि हरियाणा में भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो आपकी वीडियो ऐसे ही आती रहेंगी कंटिन्यू। ठीक है। और ये देख लीजिए अभी हमने पढ़ा है ऑप्शन टाइप में। ठीक है। मैंने अभी आपको पढ़ाया है ये वर्ल्ड ज्योग्राफी ऑप्शन टाइप में, फिर इसको बाद पढ़ाऊँगा इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है। और ये हो जाने के बाद फिर मैं आपको पढ़ाऊँगा वन लाइनर फॉर्म में घटना चक्र की बुक से ही। ठीक है। याद रखेंगे। ठीक है। अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है। देख लो फ्रेंड्स, यहाँ से पढ़ेंगे हम। अभी तो मैंने ये पढ़ा है ना, अभी अब हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और ये देखिए अभी इस फॉर्म में पढ़ेंगे हम। ठीक है। वन लाइनर की फॉर्म में, तो आप बस जुड़े रहिए। ठीक है। A1 क्वालिटी का डाटा आपको मिलेगा। ठीक है। अभी हम इंडियन ज्योग्राफी पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी की तरह ऑप्शन टाइप में करेंगे। ठीक है। उसके बाद हमारी ये वन लाइनर की सीरीज स्टार्ट होगी आपके लिए। ठीक है। तो एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर आपको कंटेंट वगैरह अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। इसमें वन लाइनर के फॉर्म में काफ़ी अच्छा डाटा दिया हुआ है। ठीक है। ये बुक मैंने मंगाई हुई है, तो आप देख लेना। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।